Hello and welcome students. Okay, so I hope you are studying well और अभी आपको बायोलॉजी इतना टफ नहीं लग रहा होगा. ठीक है, I try my best to explain you biology in as simple as possible. जितना सिंपल हो सके मैं उतना ट्राई करती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए. ठीक है, और हमने ऑलरेडी एक चैप्टर खत्म कर लिया है, दैट इज चैप्टर नंबर 18, और हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया है, चैप्टर नंबर 17, और एक लेक्चर ऑलरेडी हो गया है. जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है प्लीज गो एंड विजिट दैट पर्टिकुलर लेक्चर, फिर आप ये सेकंड लेक्चर अटेंड करना. ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? अबाउट योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. वी हैव स्टडीड अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो आई थिंक यू आर फैमिलियर विद द टर्म्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स है आपको वो सब याद है. आई होप दैट. ओके, सो let's begin with today's lecture. Okay, what we are going to study today? Today we will be studying two things. One is mechanism of breathing and then respiratory volume and capacities. These are the two things what we will be discussing in today's lecture. Okay, so let us move on to mechanism of breathing. मतलब breathing कैसे होता है? हमने पढ़ा था कि breathing क्या है? That is inhale of oxygen and exhale of carbon dioxide. Oxygen लेना and carbon dioxide देना, सिंपल, उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं. ठीक है, और रेस्पिरेशन भी हमने पढ़ा है. ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं है वो डेफिनेशंस तो प्लीज गो एंड विजिट लेक्चर नंबर 1 एंड देन यू सी दिस पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 2. ओके, सो ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं? सांस अंदर लेते हैं, सांस अंदर बाहर छोड़ते हैं. ठीक है, सो द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स. One is inspiration and another is expiration. Inspiration, number 1 step, and number 2 step is expiration. Inspiration means taking the air in. जब हम सांस अंदर लेते हैं, okay, that is what is inspiration. And expiration means giving the air out. Okay. फिर मैंने यहाँ पे steps involved in the process of inspiration लिखा है. पहले हम inspiration देखते हैं, फिर expiration लिखेंगे. फिर आपने देखा आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा है. ठीक है, और मैं हर आंसर आपको पॉइंट वाइज देती हूँ. व्हाई? व्हाट इज द रीजन मैं पॉइंट वाइज क्यों देती हूँ? द रीजन इज जो भी आंसर पॉइंट वाइज होगा वो आप लोगों के लिए सीखने में इजी होगा. ठीक है, यू कैन इजीली मेमोराइज इट. ओके, समझने में इजी होगा, इसलिए मैं पॉइंट वाइज देती हूँ. अगर आप इसे पैराग्राफ में लिखते हो तो लिख सकते हो, बट इफ यू राइट योर आंसर इन पॉइंट वाइज इट इज मोर स्कोरिंग, बहुत मार्क्स स्कोरिंग है. ठीक है, आपने सपोज ये 4 पॉइंट लिख दिया, यू विल गेट 2 मार्क्स इन इंस्पिरेशन. ओके, सो इन दिस वे, सो प्लीज लिसन केयरफुली. इंस्पिरेशन में क्या होता है? दैट इज जब हम सांस अंदर लेते हैं तब क्या क्या स्टेप्स होता है हमारे बॉडी में. फर्स्ट पॉइंट इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम. नाउ व्हाट इज रिब्स एंड स्टर्नम? ओके, आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था हमारे ये चेस्ट रीजन में आपका 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है. अगर आपको इसको समझ में तकलीफ हो रहा है, आई विल इंसर्ट ए पिक्चर ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम. ओके, सो क्या होता है? देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स इन दिस वे. 12 पेयर ऑफ रिब्स है और ठीक इसके बीच में एक बोन है जिसका नाम है स्टर्नम. ओके, इन दिस वे 12 पेयर है. मैंने 12 पेयर यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है. सो 12 पेयर ऑफ रिब्स, दिस आर रिब्स एंड 1 sternum. ओके, सो क्या होता है? फर्स्ट स्टेप, और ये रिब्स और स्टर्नम के अंदर में आपका लंग्स रहता है. लंग्स आर वेल प्रोटेक्टेड बाय मीन्स ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम. क्या होता है? फर्स्ट स्टेप ऑफ इंस्पिरेशन, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम. मतलब जो रिब्स और स्टर्नम है वो ऊपर मूव करते हैं. ओके, देयर इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम. अपवर्ड, ऊपर मूव करते हैं. ठीक है, ये ऊपर क्यों मूव करते हैं? बिकॉज ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल. Why ribs and sternum moves upward? Because contraction of intercostal muscle. Intercostal muscle क्या होता है? Intercostal muscles are present between ribs. ये रिब्स के बीच में जो मसल प्रेजेंट है उसे इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं. ठीक है, आपके बुक में भी मेंशन है इंटरकॉस्टल मसल्स. इंटरकॉस्टल मसल्स आर दोज मसल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन रिब्स. 2 रिब्स है, यहाँ पे एक रिब्स, नीचे एक रिब्स, 2 रिब्स के बीच में जो मसल है उसे इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम. वो ऊपर क्यों मूव होते हैं? बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर इंटरकॉस्टल मसल्स. Second point is downward movement of diaphragm. Do you remember diaphragm? Diaphragm हमने पढ़ा था इन लेक्चर नंबर 1.
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक नीचे में डोम शेप स्ट्रक्चर था डायफ्राम. डू यू रिमेम्बर डोम शेप स्ट्रक्चर डायफ्राम? ओके, सो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम मतलब वो जो ऐसा जो नॉर्मली रहता है वो नीचे चला गया. डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड स्टर्न ऑफ डायफ्राम. ओके, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम. दिस इज पॉइंट नंबर 2. थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज ऑफ थोरेसिक कैविटी. ओके, अभी क्या हुआ, आपका रिब्स स्टर्नम ऊपर चला गया, डायफ्राम नीचे आ गया. सो जगह बढ़ जाएगा कि नहीं? वो थोरेसिक कैविटी, डू यू रिमेम्बर थोरेसिक कैविटी? द कैविटी ऑफ चेस्ट कैविटी को ही थोरेसिक कैविटी कहा जाता है. ठीक है, सो थोरेसिक कैविटी का जगह क्या होगा, अभी बढ़ गया क्योंकि रिब्स और स्टर्नम ऊपर उठ गया और आपका डायफ्राम नीचे चला गया. तो क्या होगा, वो एरिया बढ़ गया. ओके, सो इंक्रीज ऑफ थोरेसिक कैविटी, इसलिए थोरेसिक कैविटी का बढ़ गया, थोरेसिक कैविटी बढ़ गया. विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ इंट्रापल्मोनरी प्रेशर. विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ इंट्रापल्मोनरी प्रेशर. इंट्रा मतलब अंदर, पल्मोनरी मीन्स लंग में जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है. वो क्यों डिक्रीज होता है, इंक्रीज क्यों नहीं होता? बिकॉज जगह बढ़ गया, स्पेस ज्यादा है. एज ए रिजल्ट प्रेशर क्या होगा, कम जाएगा. ठीक है, अगर हम बैलून में भी देखते हैं कि अगर हम बैलून बहुत ज्यादा फुला लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रेशर जितना आप मतलब ये बैलून बहुत बड़ा है, ठीक है, मेरा बैलून मैंने ले लिया, ठीक है, प्रेशर ज्यादा है. अगर हम इसको जगह हम छोटा कर दे, हम हाथ से वो बैलून को दबा दिया, हमने दबा दिया, तो क्या हुआ, वो बैलून का जगह छोटा हो गया. एज ए रिजल्ट उसमें क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. इंक्रीज होने के कारण बैलून फट जाता है. सिमिलरली यहाँ पे हुआ, यहाँ पे आपका रिब्स एंड स्टर्नम ऊपर चला गया, फिर डायफ्राम नीचे आ गया, एरिया बढ़ गया. एज ए रिजल्ट क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो गया. डिक्रीज ऑफ इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, प्लीज ये अपने दिमाग में रखना, डिक्रीज ऑफ इंट्रापल्मोनरी प्रेशर. लास्ट पॉइंट इज मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एटमोस्फियर टू लंग्स. क्या हुआ कि प्रेशर तो अंदर में अभी कम हो गया और हमारा जो एटमोस्फियर में जो प्रेशर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रेशर प्रेजेंट इन आवर थोरेसिक कैविटी. थोरेसिक कैविटी में जितना प्रेशर है वो कम है एज कंपेयर टू प्रेशर प्रेजेंट इन एटमोस्फियर. तो हमें पता है कि ऑल गैसेस हैव ए टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. ये हमने क्लास 8-9 से ही हम पढ़ के आ रहे हैं. ये प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना. तो क्या हुआ कि प्रेशर तो बाहर ज्यादा है, एटमोस्फेयर में ज्यादा है, इसलिए क्या हुआ, गैसेस हमारे अंदर जा सकता है बिकॉज यहाँ पे प्रेशर कम है. दिस आर द स्टेप्स विच ऑकर्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. ओके, और एक्सपिरेशन में ठीक इसका वाइस वर्सा होता है, मतलब उल्टा होता है. तो इंस्पिरेशन में क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम. सेकेंड पॉइंट डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम which results in increase of thoracic cavity. Thoracic cavity मेरा बढ़ गया. This increase in thoracic cavity results in decrease of intrapulmonary pressure. अभी क्या हुआ, intrapulmonary pressure आपका कम गया. This decrease in intrapulmonary pressure causes air to move from atmosphere to inside. Okay, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एटमोस्फियर टू लंग्स. अभी एटमोस्फियर से लंग्स तक आ गया, ठीक है. और ये क्यों आ सका, बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ इंट्रापल्मोनरी प्रेशर. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर इंस्पिरेशन. नाउ लेट अस सी एक्सपिरेशन. एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन में आपका इंस्पिरेशन का ठीक उल्टा होता है, वाइस वर्सा होता है, ठीक है. इंस्पिरेशन में हम सांस अंदर लेते हैं, एक्सपिरेशन में सांस बाहर छोड़ते हैं, ठीक है. सो लेट अस सी द मैकेनिज्म बिहाइंड एक्सपिरेशन. सो फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सपिरेशन इज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम. इंस्पिरेशन में हमने पढ़ा था अपवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम. यहाँ पे क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम. रिब्स और स्टर्नम का डाउनवर्ड मूव करना, वो अभी नीचे आ गए, ठीक है, वो नीचे आ जाता है. वो नीचे क्यों आती है, बिकॉज ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल. इंस्पिरेशन में क्या होता है, कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, और यहाँ पे है रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स. नेक्स्ट पॉइंट इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम. डायफ्राम का अपवर्ड मूव करना, पहले वो ऐसा हो गया था इंस्पिरेशन में, अभी एक्सपिरेशन में फिर वो ऊपर चला गया. दिस इज द सेकेंड पॉइंट, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम. सो क्या हुआ, आपका रिब्स एंड स्टर्नम नीचे तरफ आ गया. ओके, डायफ्राम
डायफ्राम आपका ऐसा था, वो फिर अपना जगह में आ गया, ठीक है, वो फिर ऐसा हो गया, पहले वो नीचे आ गया था, अभी फिर वो डोम शेप अपना शेप में आ गया। नेक्स्ट इज, ये दो आने के कारण क्या हुआ, देयर इज डिक्रीज ऑफ थोरेसिक कैविटी, डिक्रीज ऑफ थोरेसिक कैविटी, जो चेस्ट कैविटी है वो डिक्रीज हो गया, कम हो गया, देयर इज डिक्रीज ऑफ thoracic cavity which results in increase of intrapulmonary pressure, जगह कम हो गया, एज ए रिजल्ट क्या हुआ, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, क्योंकि जगह तो अभी छोटा हो गया, आपका रिब्स और स्टर्नम नीचे आ गया, डायफ्राम ऊपर चला गया, जगह छोटा हो गया, एज ए रिजल्ट इट लीड्स टू इंक्रीज ऑफ इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। और यहाँ पे अभी प्रेशर, अंदर में प्रेशर ज्यादा है, बाहर में प्रेशर कम है, तो कहाँ से कहाँ एयर जाएगा, अंदर से बाहर एयर जाएगा, क्योंकि प्रेशर का कंसंट्रेशन आपका अंदर में ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू आउटर एटमोस्फेयर का जो प्रेशर है वो कम है, तो इसलिए अंदर से एयर आपका बाहर में गया, दैट इज व्हाट इज एक्सपीरेशन। सो दिस आर द 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन में क्या क्या हमने देखा, फर्स्ट स्टेप इज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम, नीचे आ गया। सेकेंड इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम ऊपर चला गया। थर्ड इज डिक्रीज ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का छोटा हो जाना, which results in increase in intrapulmonary pressure, intrapulmonary जो अंदर में जो प्रेशर है वो increase हो गया, and this increase of pressure causes expulsion of air from lungs to air, okay, air आपका air नहीं, यहाँ पे atmosphere होगा, from lungs to atmosphere, okay, बाहर चला गया, okay, so these are the 4 points of expiration। so inspiration में आप खुद ही महसूस कर सकते हो, आप सांस अंदर लो, आप सांस लो तो क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो आपका ये चेस्ट फूल रहा है, ओके, सो क्यों हो रहा है अभी हमें पता चल गया, ये सर नो। और एक्सपिरेशन में क्या हो, जब हम सांस निकालते हैं तो सब कुछ रिलैक्स हो जाता है, फिर आगे जैसा हो जाता है, ओके। सो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ऐसा कंटिन्यूअस होते रहता है, जैसे कि हमने कार्डियक साइकिल पढ़ा था हार्ट में, कंटिन्यूअस होते रहता है, वैसे ही एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन कंटिन्यूअस होते रहता है। सो अगर आपको इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन समझ में आया, देन यू कैन like my video, yes or no, and you can also share this video with your friends, और आपको लगता है कि जिसके लिए ये बेनिफिशियल होगा, आपका कोई सिबलिंग्स जो एंट्रेंस वगैरह दे रहा है उसके लिए अगर बेनिफिशियल है, then you can share the video also and you can subscribe to my channel, okay। so let us now study the second point of today's lecture, that is respiratory volume and capacity। so respiratory volume, so what is the meaning of respiratory volume? Respiratory volume is the amount of the air our lungs can hold, receive or expel। कितना एयर हमारा लंग्स रिसीव करता है, वो एयर को पकड़े रखता है या एक्सपेल करता है, कितना एयर वो निकाल सकता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज क्यों करते हैं, एक्चुअली देयर इज अ डिवाइस नोन एज स्पाइरोमीटर, ओके। स्पाइरोमीटर आप YouTube में देख सकते हैं, YouTube या गूगल में आप सर्च करके देख सकते हैं स्पाइरोमीटर क्या है। स्पाइरोमीटर में क्या होता है कि पेशेंट के जिसका भी कुछ लाइक रेस्पिरेशन, सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उन लोगों को क्या कहा जाता है कि आप डायग्नोस करें, तो वो डायग्नोसिस में जब जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप स्पाइरोमीटर अपने उसके मुंह में इंसर्ट करते हैं, फिर स्पाइरोमीटर आपका एक मशीन से कनेक्ट होता है, एक पाइप होता है वो स्पाइरोमीटर से कनेक्ट रहता है, तो आपको बोलते हैं कि आप जोर से सांस लो, नॉर्मली सांस लो, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, फिर आप जोर से सांस निकालो, ये सब आप लाइक 3-4 टाइम्स आप करते हैं, फिर एक रीडिंग आता है, ठीक है, वो रीडिंग वो लोग नॉर्मल रीडिंग के साथ मैच करते हैं, नॉर्मल जितना लेवल होना चाहिए उसके साथ मैच करते हैं। अगर कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल रीडिंग से कम आएगा, ठीक है, कम आने से तो बोलते कि नहीं आपका ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, आपका लंग्स में ये प्रॉब्लम है, यू विल टेक दिस मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, तो इसका वही काम है। तो आप लोग तो अभी डॉक्टर्स नहीं हो, ना ही मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, तो हम लोगों के लिए बस टर्म्स जानने से ही एनफ है, मोर देन एनफ, ओके। सो लेट अस सी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आपका 4 टाइप्स के होते हैं, एक है टाइडल वॉल्यूम, दूसरा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नेक्स्ट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड फोर्थ इज योर रेसिडुअल वॉल्यूम। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आपको समझ में आया, दैट इज द अमाउंट ऑफ द एयर आवर लंग्स कैन होल्ड, रिसीव एंड एक्सपेल, okay। so first tidal volume, it is the volume of air inspired or expired during normal respiration।
एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 मिलीलीटर. ओके, अप्रोक्सीमेटली इसको बोलते हैं 500 मिलीलीटर इन अ नॉर्मल इंडिविजुअल. मतलब ये क्या है, जब हम एक बार सांस लेते हैं, इंस्पायर करते या एक बार सांस छोड़ते तब हम 500 मिलीलीटर ऑफ एयर लेते हैं फ्रॉम एटमोस्फियर. ये एक नॉर्मल कैलकुलेशन है टाइडल वॉल्यूम, इसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं. ठीक है, टाइडल वॉल्यूम का डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. टाइडल वॉल्यूम, ओके, टाइडल वॉल्यूम में क्या है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर वन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अंडर नॉर्मल कंडीशन. सब नॉर्मली है, ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन में, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml. ओके, इन एन हेल्दी इंडिविजुअल. अभी नॉर्मल इंडिविजुअल रेस्पायर्स 12 to 16 times पर मिनट. एक मिनट में एक हेल्दी इंडिविजुअल आपका 12 to 16 टाइम्स वो रेस्पायर करता है. ठीक है, तो 12 to 16 टाइम्स अगर वो रेस्पायर करते हैं तो ये टाइडल वॉल्यूम का कैपेसिटी कितना हो सकता है, 12 इंटू, अगर मैं एक मिनट में कैलकुलेट करूं, ये एक बार में है. ठीक है, 1 टाइम 500, सो 12 टाइम्स 12 इंटू 500 इट विल बी 6000. ओके, इट कैन रीच टू 6000 ml in 1 minute. Okay, clear? Tidal volume, normal amount of air. A healthy individual can inspire or expire. Inspire भी हम 500 ले सकते हैं और expire भी हम 500 कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV. इसको शॉर्ट फॉर्म में IRV कहा जाता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम को शॉर्ट फॉर्म में TV कहा जाता है. ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इट इज additional volume of air a person can inspire forcefully. मतलब हमने नॉर्मल सांस ले लिया, टाइडल वॉल्यूम हमने ले लिया. ठीक है, अभी एक्स्ट्रा हम क्या सांस ले सकते हैं, फोर्सफुली हम क्या सांस ले सकते हैं, दैट इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये यूजुअली हम जब योगा करते हैं, ठीक है, योगा करते, आप लोग करते हो गए योगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. ओके, योगा करना चाहिए. सो जब हम योगा करते तो हम क्या करते, जोर से सांस लेते, एक्स्ट्रा सांस लेते, दैट इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और नॉर्मल इंडिविजुअल कितना ले सकते हैं, 2500 to 3000 मिलीलीटर. ओके, 2500 to 3000 मिलीलीटर, ये सब वैल्यूज याद रखना. ओके, सो एक बार में आपका 2500 to 3000 मिलीलीटर हम एक्स्ट्रा सांस ले सकते हैं, दैट इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर. अभी हम जोर से कितना सांस निकाल सकते हैं. ओके, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर वन कैन एक्सपायर फोर्सफुली. जबरदस्ती हम कितना सांस निकाल सकते हैं, दैट इज योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 1000 to 1000 ml. ओके, 1000 to your 1100 ml. ओके, नेक्स्ट इज रेसिजुअल वॉल्यूम. रेसिजुअल वॉल्यूम मतलब रेसिड्यू. अच्छा, रेसिड्यू का मतलब क्या है, रेसिड्यू मतलब कुछ रिमेनिंग, कुछ रह जाना. ठीक है, जब हम फॉर एग्जांपल हम जब चाय बनाते हैं, ओके, तो क्या होता है कि हम टी लीव्स डालते, तो हम तो टी लीव्स खाते नहीं है, टी लीव्स से जो क्या बोलते हैं, जो एक्सट्रैक्ट निकलता है हम वही खाते हैं. तो हम क्या करते हैं, जब चाय बनाते तो उसे फिल्टर आउट कर लेते हैं. ठीक है, तो वो फिल्ट्रेट हम पीते हैं, और यहाँ पे जो आपका जो आप जिससे आप फिल्टर कर रहे हो उसमें जो रह जाता है उसे कहते हैं रेसिड्यू. ओके, तो रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन. हमने जोर से सांस निकाल दिया, ठीक है, मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हमने कर लिया, जोर से सांस निकाल लिया, फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ सांस हमारे लंग्स में रह जाते हैं, दैट इज नोन एज योर रिजर्व वॉल्यूम, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 1100 to 1200 ml. So am I clear with this 4 respiratory volume? Tidal volume मतलब normal amount of air one can inspire and expire under normal condition, that is 500. Okay, and inspiratory reserve volume is extra amount of air one can take in. Okay, extra हम कितना ले सकते हैं, ठीक है. अब करो नॉर्मल, हम तो मैंने सांस लिया, ठीक है, अब जबरदस्ती सांस लेती हूँ, कितना लिया, दैट इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, सब लोग करके देखो, प्रैक्टिकली पढ़ो, देन इजीली याद रहेगा. ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सांस हम कितना निकाल सकते हैं, दैट इज व्हाट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अगर आप लोग अभी मेरे सामने बैठे होते देन अब से सबको मैं बोलती कि करो ये सब, ठीक है. अभी तो हम तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही कनेक्ट हो सकते हैं, पता नहीं कब हम फेस टू फेस हमारा इंटरेक्शन होगा, आई होप कि जल्दी ही हो. ठीक है,
सो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर हम कितना निकाल सकते हैं, और रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब कितना एयर हमारे लंग्स में रह जाता है इवन इफ हम बहुत फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर रह जाता है, उसे कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और वो है 1100 ml to 12,000 ml. Okay, now let us see respiratory capacities. We are now into the last part, okay, of today's lecture, that is respiratory capacities. Respiratory capacity is combination of two or more respiratory volume. जब हम दो या दो से ज्यादा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को कंबाइन करते हैं तब जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज. ओके, देयर आर 5 टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज. सो लेट अस सी देम वन बाय वन. नंबर 1, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, what is the meaning of inspiratory capacity? Total volume of air a person can inspire after normal expiration. Total volume of air a person can inspire after normal expiration. ये बात याद रखना, ये पूछा जाता है हाँ एंट्रेंस में भी. After normal expiration मतलब हमने नॉर्मली सांस निकाल दिया, दैट इज टीवी, और क्या एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर हम ले सकते हैं, दैट इज योर आईआरवी. हमने ये पहले देखा, आईआरवी दैट इज एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम ले सकते हैं. सो टीवी प्लस आईआरवी गिव्स योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. समझ में आया? दैट इज एक्स्ट्रा वॉल्यूम. आपने नॉर्मली अपने सांस निकाल दिया, ठीक है, नॉर्मल सांस निकाल दिया, फिर आपने एक्स्ट्रा लिया, ठीक है, तो आपने नॉर्मली ब्रीथ किया और आपने एक्स्ट्रा सांस लिया, तो जो आपने नॉर्मली ब्रीथ किया दैट इज टाइटल वॉल्यूम, एंड आपने जो एक्स्ट्रा लिया दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें मिलता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. ओके, सो टाइटल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो ठीक उसका ऑपोजिट है आपका एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर. टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, मतलब उसने नॉर्मली तो सांस आफ्टर, सॉरी यहाँ पे नॉर्मली आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन होगा. ओके, नॉर्मल इंस्पिरेशन, उसने सांस नॉर्मली ले लिया, ठीक है, उसके बाद वो एक्स्ट्रा कितना सांस छोड़ सकता है. सो इट इज टीवी प्लस ईआरवी. अपने ईआरवी तो देख लिया, मतलब हम कितना एक्स्ट्रा ले सकते हैं, तो वो एक्स्ट्रा प्लस नॉर्मल दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो दैट इज योर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. ठीक है, कैपेसिटी में हमेशा हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को ऐड करते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा. फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी, नाम से पता चल रहा है रेसिड्यू मतलब कुछ रह जाना, ठीक है. इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. नॉर्मली हमने सांस निकाल दिया तो कितना अमाउंट ऑफ एयर रह जाता है हमारे लंग्स में, दैट इज योर फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी. कितना रह जाएगा? एक तो रेसिजुअल वॉल्यूम रह जाएगा जो हमने देखा था, रेसिजुअल वॉल्यूम आरवी प्लस ईआरवी. ईआरवी मतलब एक्स्ट्रा से जो हम निकाल सकते थे, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसने वो तो हमने निकाला नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मल एक्सपिरेशन. आपको ईच एंड एवरी वर्ड पे फोकस करना है, ठीक है. एनसीईआरटी इतना इजी नहीं है जितना इजी लगता है. ईच एंड एवरी वर्ड हैज अ डीप मीनिंग इन इट. नॉर्मल एक्सप्रेशन, नॉर्मली हमने एक्सपायर किया, जबरदस्ती नहीं किया हमने, नॉर्मली किया, ठीक है. तो जबरदस्ती नहीं किया तो मतलब जो जबरदस्ती करके हम जो एयर निकाल सकते थे दैट इज योर ईआरवी, वो तो रह जाता है. सो ईआरवी प्लस रेसिजुअल वॉल्यूम. रेसिजुअल वॉल्यूम तो देखो हमारे हाथ में रहता ही रहता है, ठीक है, और ईआरवी, तो दोनों को मिला के हमें मिलता है फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी. नेक्स्ट इज वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी आपका एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट by forced expiration after taking a forced inspiration. मतलब आपने पूरा जोर से सांस ले लिया, एकदम जबरदस्ती सांस ले लिया, फूल गया, अभी मैंने छोड़ा, ठीक है, उसे कहते हैं आपका वाइटल कैपेसिटी. कितना आप जबरदस्ती सांस ले सकते हो, दैट इज आईआरवी. सो इसलिए मैंने आईआरवी लिया, नॉर्मली तो मैं सांस लूंगी ही, सो टीवी, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी. ईआरवी मतलब सांस निकालना. सो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट. आप कितना निकाल सकते हो बाय फोर्स्ड एक्सपिरेशन, जबरदस्ती आप कितना निकाल सकते हो आफ्टर टेकिंग अ फोर्स इंस्पिरेशन. जबरदस्ती आपने सांस लिया, उसके बाद आपने जबरदस्ती कितना निकाला, ठीक है. अब सभी लोग करो तो मेरे साथ, दैट इज योर वाइटल कैपेसिटी. इजंट इट इंटरेस्टिंग? बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके, सो
कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी मतलब लंग का, आपका लंग्स का कितना कैपेसिटी है। ओके, सो अगर हम सभी को ऐड कर दे दैट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी। सो टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल अमाउंट ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स। एकोमोडेटेड मतलब जगह, कितना जगह हो सकता है। एकोमोडेशन बोलते हैं ना, ये रूम में ये बिल्डिंग में कितना एकोमोडेशन है, कितने लोगों का एकोमोडेशन हो सकता है, ठीक है, वैसे ही। सो टोटल अमाउंट ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, जबरदस्ती सांस लेने के बाद कितना एयर अभी मेरे यहाँ पे है, दैट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी। सो इट इज आरवी प्लस आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, सभी को मैंने प्लस कर दिया, दैट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी। सो आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी का और एक नाम है दैट इज वाइटल कैपेसिटी वीसी, इसलिए आरवी प्लस वीसी भी इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। सो किसमें क्या ऐड होता है वो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब फिर से हम देख लेते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद हम कितना सांस अंदर ले सकते हैं। एंड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितना सांस हम बाहर छोड़ सकते हैं। टीवी प्लस ईआरवी, वो टीवी प्लस आईआरवी। ओके, हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, नेक्स्ट फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह जाता है नॉर्मली एक्सपीरेशन करने के बाद। जबरदस्ती सांस नहीं निकाला, नॉर्मली निकाला, तो जबरदस्ती नहीं किया तो इसलिए जबरदस्ती करके जो निकालने वाले थे वो तो रह जाता है, इसलिए आरवी प्लस ईआरवी। ओके, नेक्स्ट इज वाइटल कैपेसिटी, मतलब पूरा जबरदस्ती करके मैंने सांस लिया, फिर मैंने जबरदस्ती करके सांस छोड़ा, दैट इज योर वाइटल कैपेसिटी, दैट इज टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी। लास्ट इज टोटल लंग कैपेसिटी, कितना आपका लंग्स में एयर एकोमोडेट हो सकता है, दैट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी आपका एक हेल्दी इंडिविजुअल में कहा जाता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 लीटर्स। ओके, 6 लीटर एक हेल्दी इंडिविजुअल का टोटल लंग कैपेसिटी माना जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, सो व्हाट वी हैव स्टडीड in today's lecture, first is mechanism of breathing, that is inspiration, expiration, and the steps involved under inspiration, steps involved under expiration, and then we have studied your respiratory volumes and respiratory capacity. Respiratory volume और respiratory capacity का examination point of view से सिर्फ आपको इसका definition सीखना है and किसमें क्या ऐड होता है वो सीखना है, बस दैट्स ऑल। इट विल बी मोर देन एनफ फॉर यू पीपल। एंट्रेंस में भी इससे बाहर कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। कभी कभी मैं एंट्रेंस के बारे में भी कुछ ऐड कर देती हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। सो थैंक यू, स्टडी वेल।